हे गाइस, इट्स मी बुशरा खान। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल के वीडियो का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा, आप लोगों ने अच्छे से नहीं देखा और ये आप लोगों के लिए काफ़ी नुकसान है। एक दिन देखेंगे, 2 दिन नहीं देखेंगे, इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने लिए सीरियस नहीं है। क्योंकि याद रखिएगा, इकट्ठी कोई चीज़ हो जाती है, फिर कोई भी हो, मैं भी हूँ, वो पढ़ नहीं सकता उसे। जब मैं आपके लिए 2 दिन का करंट अफेयर इकट्ठा कर लेती हूँ तो दूसरे दिन बनाने में मुझे कितना टाइम लगता है, कितनी पेन होती है, कि मतलब कितना इरिटेशन होता है, मैं ही जानती हूँ इस चीज़ को। तो मुझे 2 दिन का इतना कंटेंट इकट्ठा हो जाता है कि दिक्कत होती है। इसीलिए कहती हूँ कि हर रोज़ प्लीज़ वॉच किया करें, हर रोज़ ध्यान से वॉच करें, 1 से 2 बार वॉच करें, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। पहली बार में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, लेकिन आप जब वीडियो को दोबारा ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। यही वजह है कि मैं रिकमेंड करती हूँ, जो कंटेंट आपके लिए आ रहा है वो बहुत बेनिफिशियल है, इसकी प्लीज़ रेस्पेक्ट करें और बहुत ही ध्यान से सुनें। कल के वीडियो का परफॉर्मेंस मैंने देखा, काफ़ी लोगों ने नहीं सुना है और ये उनका लॉस है, क्योंकि मैं तो बना रही हूँ। जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं वो बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे, जो नहीं सुन रहे हैं उनसे मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, और अगर वो मेरी रिक्वेस्ट पे अमल करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो और नए लोगों को सिर्फ यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो कंटेंट अभी तक बना है उसे आप पढ़ पाएँ। बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि जो भी कंटेंट के अपडेट्स हैं डेली के, जो आपके लिए अपलोड होता है, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रीशियस सेशन। और आज क्या है, करंट अफेयर पढ़ेंगे कि हिस्ट्री? जी हाँ, हिस्ट्री पढ़ेंगे आज हम मिडिवल इंडिया पढ़ रहे हैं, खिलजी डायनेस्टी को इंशाल्लाह मैं आज कंप्लीट कर दूंगी, और कुछ प्रीशियस क्वेश्चंस लेके अगली क्लास में, और हम तुगलक डायनेस्टी अगली ही क्लास में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरह मुझे बहुत जल्दी दिल्ली सल्तनत को निपटा के मुग़ल एम्पायर पे आना है और फटाफट मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करना है, मॉडर्न इंडिया। तो ध्यान से सुनिए, अगर पसंद आए आपको मेरी मेहनत तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। हमने आपको कहा था, एक ऑलरेडी वीडियो कर दिया है मैंने, और ये खिलजी डायनेस्टी का वीडियो इससे पहले अपलोड हो चुका है। उससे पहले हमने स्लेव डायनेस्टी पढ़ा था। खिलजी डायनेस्टी कब शुरुआत हुई? 1290 में जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, पूरा नाम है क्या है? जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के नाम से हम जानते हैं। इनका रूल बताया था आपको लास्ट में भी कि 1290 से 1296 रहा था, 6 साल। इसके बाद जो रूल किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक, यानी कि कहें तो 20 साल, और 1316 यानी 1320 तक ये पूरी डायनेस्टी ख़त्म हो गई। 1320 में फिर तुगलक डायनेस्टी शुरू हुई थी, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। आपको पता है, यहाँ से जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि मंगोल का मतलब इन्वीजन किसके रूल में शुरू हुआ था, तो ये जलालुद्दीन खिलजी के ही काल में शुरू हो गया था। यानी कि पहला जो मंगोल अटैक था वो जलालुद्दीन खिलजी के ही रूल में शुरू हो गया था, पहला हमला। ये पूछा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने सारे इन्वीजन्स को दबा दिया था, ख़त्म करवा दिया था। बहुत सारे मंगोल्स यहाँ पे बस गए थे, सरेंडर कर दिया था उन्होंने खुद को। लेकिन जो पहला अटैक था वो जलालुद्दीन खिलजी, बल्कि समझ रहे हैं, मतलब खिलजी में अगर पूछा जाए, वैसे तो आपको मंगोल्स के बारे में मैं इसमें स्लेव डायनेस्टी में भी बताती आई हूँ, लेकिन खिलजी में अगर पूछा जाएगा तो जलालुद्दीन खिलजी के ही रूल में किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने इनको जवाब दिया था। अच्छा, जलालुद्दीन खिलजी से एक क्वेश्चन आएगा, इनके बारे में आता है कि इनको कहा जाता है दयावान राजा, यानी इनको दया और पीस का प्रतीक कहा जाता है। खिलजी डायनेस्टी में अगर किसी को दया और पीस का प्रतीक कहा जाता है तो जलालुद्दीन खिलजी, क्योंकि विदाउट एनी रिवॉल्ट, यानी बिना किसी हिंसा के हुकूमत करना चाहते थे, तो ये इनको बहुत पीसफुल और दयावान सुल्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक। अच्छा, तीसरी बात, अगर ये भी बात आए कि अलाउद्दीन खिलजी इनके भतीजे और दामाद थे, ये भी याद रखिएगा।
इनके रिलेशन में ही थे। जो दूसरे रूलर थे क्या थे, भतीजे और दामाद। एक क्वेश्चन ये है। चौथा एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है जलालुद्दीन खिलजी के, मतलब अभी मैं ये पढ़ा चुकी हूँ क्योंकि, तो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं जलालुद्दीन खिलजी से उसके ऊपर नज़र डलवा रही हूँ आपकी। बहरहाल मैं पढ़ा चुकी हूँ जलालुद्दीन खिलजी को, ठीक। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है यहाँ से कि अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी ने कहाँ का गवर्नर बनाया था, तो बनाया था कारा और अवध का। किसका, कारा और अवध, है ना। अवध तो का, अवध के बारे में तो आपको पता है। तो कारा और अवध का गवर्नर बनाया था, याद रखना, ठीक। पहला जो अटैक जो मंगोल का हुआ था जलालुद्दीन खिलजी के काल में, तो जलालुद्दीन खिलजी ने एक उलुगु खान करके इनके एक मंगोल था, उस पर जब उससे मतलब इन लोगों ने जो भी अपना जैसे भी निपटा लड़ाई झगड़े से, तो अपने एक भतीजे अब्दुल्ला की मतलब उसको हेड बनाया था, कमांडर हेड बनाया था उस टाइम में। तो उसी की सुपरिटेंडेंसी में कहेंगे, सुपरिटेंडेंसी में या सिर्फ कह सकते हैं कमांडरशिप में, उसको कमांडर बनाया था अब्दुल्ला, जब मंगोलों से इन्होंने अपने पहले हमले का जवाब दिया था। तो ये 4-5 सवाल बन सकते हैं। बाकी मैंने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में सब पढ़ा दिया था और बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे चालाकी से बहुत काम किया था, और करने के बाद चालाकी के साथ जलालुद्दीन खिलजी को क्या किया था, ऊपर पहुंचा दिया, यानी उनको मार दिया था। उसके बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने हुकूमत संभाल ली, और ये बहुत फेमस और सेकंड रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी थे, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो KHILJI होता है, लेकिन आपको ये कहीं कहीं KHALJI भी खिलजी डायनेस्टी लिखा हुआ मिलेगा। हालांकि लिख देंगे दोनों ही सही हो जाएंगे, लेकिन सही में जो होता है वो खिलजी डायनेस्टी होता है, KHILJI, खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। तो ये याद रखना एक बात, इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी, जब इनके बारे में बताया था मैंने आपको कि हुकूमत का सबसे ज़्यादा विस्तार करने वाला जो शख्स था खिलजी डायनेस्टी के दौर में, वो यही सुल्तान था। कौन, शख्स तो रहा ही नहीं क्योंकि वो सुल्तान बन गया। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। इसने, ये समझ लें, इसने मालवा, चित्तौड़, चंदेर और क्या बोलते हैं उसको, एक जगह और मैंने आपको बताई थी, मालवा, चित्तौड़, चंदेर के अलावा एक राजस्थान की एक और 2-3 जगहें और फेमस मैंने पिछले क्लास में बताई हैं। तो यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो आज अभी मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था पहले, अभी मध्य प्रदेश है, और गुजरात, इन 3 राज्यों में इन्होंने अपनी सल्तनत का बहुत विस्तार किया, यानी अपनी रूल को बहुत एक्सपेंड किया, ठीक है, याद रखना। बहुत 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 विस्तार किया अपने रूल का। और लास्ट टाइम में मैंने आपको बहुत ही फेमस जगहों के नाम बताए हैं, ये तो मैंने अभी 2-3 अलग से बता दिए हैं, लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। तो गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान के मोस्टली रीजन्स में इन्होंने अपने रूल को एक्सपेंड कर दिया था, ठीक है, याद रखना। तो अपनी सल्तनत को विस्तार करने वाला सबसे प्रसिद्ध सुल्तान था अगर कोई खिलजी डायनेस्टी का, तो यही था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया था कि इसका एक आपने एक पद्मावत मूवी देखी होगी, पद्मावत में जलालुद्दीन खिलजी को आपने देखा होगा, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी आपने देखा होगा, और एक देखा होगा मलिक काफूर। मलिक काफूर को पहले अलाउद्दीन खिलजी ने फ़ौज में अपॉइंट करके रखा था, और फ़ौज में अपॉइंट करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चार्ज दिया था मलिक काफूर को
कि ये जाए और साउथ में अपने रूल, हमारी जो खिलजी रूल है इसका विस्तार करे, यानी इस हुकूमत का विस्तार हो सके, यानी इसका फैलाव हो सके। तो साउथ में भेजा था किसको? मलिक काफूर को। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सबसे पहले साउथ में अपनी हुकूमत को अगर कोई फैलाने वाला या अपने रूल को एक्सपेंड करने वाला कोई सुल्तान था, खिलजी मतलब पहला दिल्ली सल्तनत का अगर कोई सुल्तान था तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ही वो सुल्तान था जिसके काल में साउथ पर हमला किया गया था। यानी हमले का मतलब साउथ में इसने अपनी हुकूमत का विस्तार किया था। इससे पहले स्लेव डायनेस्टी में किसी ने भी, आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था कि किसी ने भी अपनी रूल को नहीं एक्सपेंड किया था, किसी ने भी साउथ में। ये लोग दिल्ली तक, राजस्थान, एमपी, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये जो उत्तरी प्रांत लगता है यहीं तक रहे, लेकिन ये लोग साउथ में नहीं गए थे। लेकिन जब मलिक काफूर साउथ में पहुंचा तो इसने क्या किया था? इसने जो यादव, मतलब यादव वंश था, ये यादव डायनेस्टी वहाँ पे चलती थी, तो मैंने आपको बताया था पांड्या राज, यादव राज और भी बहुत है, जैसे रुद्रस सेकंड, ठीक है। तो इनका जो अंतिम यानी अगर इनको विलय किया था, इनका जो अंत किया था वो इस मलिक काफूर ने ही किया था। इनके राजवंश मतलब राज को जो ख़त्म किया था और अपने जो सल्तनत है खिलजी सल्तनत, इसमें जो विलय किया था वो किसने किया था? मलिक काफूर ने। तो साउथ पर फतह करने वाला, साउथ को अपने खिलजी डायनेस्टी में विलय करने वाला अगर कोई था तो अलाउद्दीन खिलजी था, जो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जिसमें साउथ को इसमें ऐड किया गया था, साउथ पर हमला किया गया था। क्यों किया? ताकि वो अपने रूल का विस्तार कर ले, यानी अपनी हुकूमत का विस्तार कर ले। और ये किसके थ्रू? मलिक काफूर के थ्रू। मलिक काफूर को भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको भले ही ना लग रहा हो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने साउथ तक अपनी हुकूमत को फैला दिया था। दूसरी चीज़ आपको बताई थी कि परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, युद्ध हो या ना हो, जिस तरह आज सीमाओं पर फौज तैनात रहती है, उस वक्त भी हर समय परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी यानी फ़ौज हमेशा तैयार रहेगी, आर्मी सिस्टम हमेशा रेडी रहेगा अपनी हुकूमत यानी खिलजी सल्तनत के लिए। तो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी जो है वो इसी ने अपॉइंट की थी, इसी ने इसको मतलब मुकम्मल तौर पर रखा था, इसी ने नियुक्त किया था, किसी ने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी सिस्टम किसका लॉन्च किया हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी का। पहले राजाओं का क्या होता था कि युद्ध होगा तो ही मिलिट्री यानी आर्मी का इंतज़ाम करते थे, इस्टेब्लिश करते थे, पर कंप्लीट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम, कौन सा सिस्टम? परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी सिस्टम, ये इसी ने लॉन्च किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी के काल में ये परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी शुरू हुई थी, ठीक है, याद रखना। दो बातें हो गई बहुत इम्पॉर्टेंट, सारी बातें मैंने। अच्छा, तीसरा ये कि जो अमीर खुसरो हैं वो क्या हैं, यानी कि हिंदी के पहले कहा जाए, हिंदी संस्कृत के तो नहीं कहेंगे, हिंदी के पहले कवि और मुस्लिम कवि, मतलब मुस्लिम कवि कहिए, और म्यूजिशियन। क्या? ये एक पोएट थे और म्यूजिशियन थे अमीर खुसरो, और इन्हीं के अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे? बहुत फेवरेट थे, यानी बहुत पसंदीदा थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इन्हीं के काल में दरबार में रहे थे, यानी अलाउद्दीन खिलजी के काल में अगर दरबारी कवि में कोई सबसे बड़ा फेमस था तो कौन था? अमीर खुसरो। ही वॉज अ फेमस पोएट एंड म्यूजिशियन, और हिंदी के ये पहले मुस्लिम कवि कहे जाते हैं हिंदी के, और जो है पहले म्यूजिशियन मतलब तो नहीं कह सकते, बस मुस्लिम कवि कहेंगे। तो बहरहाल लेकिन बहुत फेमस कवि और म्यूजिशियन थे।
इनके बहुत सारे कलाम देखने को मिलते हैं, हिंदी के भी, फ़ारसी के भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और बल्कि संस्कृत में भी लिखा है इन्होंने। अच्छा, नेक्स्ट वन, अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही 1296 में 1296 में जब जैसे ही अपॉइंट हुआ एज ए रूलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली सल्तनत, हाँ कह सकते हैं, या एज ए रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, तो एज अ सेकेंड रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी जैसे ही अपॉइंट हुए अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने 4 तरह की पॉलिसीज़ बनाई थी। अब हम पॉलिसीज़ को देख लेते हैं क्या क्या बनाई थी। तो पहली बनाई थी, आपको पता है हर सल्तनत के दौर में जिसको किसी भी रूल से, किसी भी बात से प्रॉब्लम होती थी, वो क्या करता था, विद्रोह। आज के टाइम में भी मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं ना, आंदोलन हो जाते हैं, है ना। तो पहले भी यही था, जिसको भी कोई चीज़ पसंद नहीं आती थी, वो उस फेवर में लोगों को लेता था और अपना आंदोलन शुरू करता था, तो यानी रिवॉल्ट कर देता था। अब उस टाइम में उन्होंने ये जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी ने ये चीज़ें अच्छे से देखी थी, और बाकी जाहिर सी बात है इससे पहले भी स्लेव डायनेस्टी रही, तो बहुत पढ़ा और सुना और समझा चीज़ों को, तो एक तजुर्बा था इसको, और बहुत काबिल था ये, बहुत फ़ौज में भी उसकी था जलालुद्दीन खिलजी की। तो इसने क्या किया, सबसे पहला जो ऑर्डिनेंस पास किया, यानी अध्यादेश जारी किया, वो ये किया कि इसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि किस वजह से होते हैं विद्रोह। तो पहले इसने क्या किया कि अगर कोई रिलीजियस, यानी पहला क्या था विद्रोह कि रिलीजियस ग्रांट दिया, ऑर्डिनेंस, माफ़ कीजिए, पहले विद्रोह को शांत करने के लिए ऑर्डिनेंस कहलाया कि सबसे पहला ऑर्डिनेंस था कि रिलीजियस ग्रांट, यानी अगर कोई जो है, मान लीजिए कोई धार्मिक स्थल बनाना चाहता है, कोई भी धार्मिक स्थल बनाना चाहता है, तो उसको पैसे की और ज़मीन की पूरी सहायता दी जाएगी, यानी उसको ज़मीन दी जाएगी जिस ज़मीन पर वो अपना धार्मिक स्थल बनाना चाहता है, और दूसरा क्या कि उसको पैसे की सहायता दी जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प भी की जाएगी। तो यानी विद्रोह को शांत करने के लिए पहला ऑर्डिनेंस क्या पास किया, रिलीजियस ग्रांट। अब जाहिर सी बात है उस ज़माने में लोग धार्मिक बहुत थे, तो आधे लोग तो यूं ही शांत हो गए। दूसरा ऑर्डिनेंस पास किया कि स्पाई सिस्टम, यानी जासूसी सिस्टम को मजबूत किया। जासूस, स्पाई सिस्टम यानी जासूसों का जो पूरा सिस्टम था उसको खड़ा किया। आपको पता है जासूस जो है वो बड़े बड़े सिस्टम को हिला देते हैं और लोगों को नस्तो नाबूद भी कर देते हैं, क्योंकि जासूस वो होते हैं जो दूसरों की खबर लाते हैं। वो क्या सही ला रहे हैं, गलत ला रहे हैं, लेकिन उनके आधार होते हैं, उनसे एविडेंस मांगे जाते हैं, मगर फिर भी जासूसों का एक अलग ही प्रभाव होता है। अब ये मान लीजिए कि जाहिर सी बात है, अब मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको समझाऊं, तो एक चीज़ जो बहुत ही सामने आपको दिख रही है उससे तो आप निपट लेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है या क्या होने वाला है या फिर क्या आपके ख़िलाफ़ चल रहा है, आपको इसको जानना है, तो कहीं किसी रूप में कोई जासूस आप अपॉइंट कर दें तो वो वहाँ की पूरी खबर ला के आपको देगा, तो और वो उसके प्रूफ भी बताएगा कि भाई ऐसा हुआ है, मैंने देखा है, इस वक्त पे देखा है, ऐसा हुआ था, ऐसा है ये, और इसका मतलब ये एविडेंस है। तो ये इसने क्या किया, स्पाई सिस्टम को मजबूत किया, जिसकी वजह से कोई उसके ख़िलाफ़ कोई जंग नहीं छिड़ सकी अलाउद्दीन खिलजी के ख़िलाफ़। तो पहला ऑर्डिनेंस पास किया क्या, रिलीजियस ग्रांट। दूसरा यानी स्ट्रॉन्ग किया, कौन सा स्ट्रॉन्ग, स्पाई सिस्टम स्ट्रॉन्ग। दूसरा ऑर्डिनेंस पास किया स्पाई सिस्टम स्ट्रॉन्ग, या स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम ये भी कह सकते हैं। फुली स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम यानी जासूसी निज़ाम को मजबूती दी। तीसरा ऑर्डिनेंस पास किया, क्या किया, प्रोहिबिटेशन ऑफ वाइन यानी शराब और किसी भी तरह के नशे पर पाबंदी लगाई, क्योंकि इंसान अगर शराब पी लेता है तो कोई भी ऐसा इफ़ेक्ट उससे होता है
जिससे कि या तो वो एग्रेसिव होगा या वो इरिटेट होगा या कोई भी ऐसा कोई प्रभाव उसकी बॉडी में होगा जिसकी वजह से वो अपना जो नेचुरल बिहेवियर है उसको लॉस कर देता है और वो ढंग से काम नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया, प्रोहिबिटेट ऑफ या हाँ प्रोहिबिटेट ऑन द वाइन, या कह सकते हैं प्रोहिबिटेशन ऑफ वाइन, क्या कहेंगे, प्रोहिबिटेशन ऑफ वाइन। तीसरा ये ऑर्डिनेंस पास किया। चौथा पास किया उसने, हाँ चौथा पास ये किया कि जो सामाजिक बैठकें होती थी, सामाजिक पार्टियां होती थी, मीटिंग्स होती थी, तो इसने क्या किया, इसने ये कर दिया प्रोहिबिटेशन ऑन द सोशल मीटिंग और पार्टीज़, यानी किसी भी तरह की सामाजिक बड़े बड़ी जो सभाएं होती थी, बड़े स्तर पर सामाजिक सभाएं, सामाजिक बैठकें, उन पर इसने रोक लगा दी, यानी इनको प्रोहिबिटेट कर दिया। दूसरा चार ही ऑर्डिनेंस होगा। और इसी का एक और पार्ट है कि इसने इंटरकास्ट मैरिज को भी प्रोहिबिटेट कर दिया, यानी उस पर भी रोक लगा दी। और अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता है तो उसके लिए इसको सुल्तान की परमिशन लेनी होगी। क्या होगा, सुल्तान की परमिशन लेनी होगी। तो 4 तरह के इसने ये ऑर्डिनेंस पास किए। पहला, रिलीजियस ग्रांट को एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियस ग्रांट इन खिलजी डायनेस्टी, ये इसने अलाउद्दीन खिलजी ने किया। दूसरा क्या किया, इसने किया स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम। तीसरा क्या किया कि प्रोहिबिटेट वाइन को प्रोहिबिटेट कर दिया, यानी शराब पर रोक। और चौथा कर दिया, शराब पर रोक हो गई, और चौथा कर दिया कि सामाजिक बड़ी बड़ी सामाजिक सभाओं पर रोक। और इसी का एक पार्ट बनाया कि अदरवाइज इसमें अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता है तो उसको भी सुल्तान की आज्ञा लेनी होगी, अदरवाइज दे कांट इंटरकास्ट मैरिज एटसेट्रा। ठीक है, तो ये है, अगर नोबल्स में शादी होगी तो उनको परमिशन लेनी होगी सुल्तान की। हो गई बात। 5वां, एक और ऑर्डिनेंस पास किया इसने, अध्यादेश पास किया कि यानी ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, यानी इसको कहते थे डार्क सिस्टम। क्या पास किया इसने, डार्क सिस्टम ऑर्डिनेंस। इसने एक डार्क सिस्टम ऑर्डिनेंस पास किया, यानी इस डार्क सिस्टम ऑर्डिनेंस में क्या था कि हॉर्सेस का ब्रांड, यानी हॉर्स को ब्रांडिंग सिस्टम में, यानी इनका सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी इनके किस्मों में इनको तकसीम किया जाएगा। घोड़ों की जो किस्में होंगी उनको उसमें तकसीम किया जाएगा। जैसे एक A1 घोड़े होंगे जो सुल्तान और बड़ी बड़ी लड़ाइयों जंगों के लिए यूज़ किए जाएंगे, और फिर उससे दूसरी किस्म होगी जो नॉर्मल लोग यूज़ करेंगे, तीसरी किस्म होगी जो किसी काम के लिए यूज़ होंगी। इस तरह से ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ हॉर्स कर दिया, इसको डार्क सिस्टम कहा जाता था। ये पूछा जाता है, ये UPSC में भी पूछा गया है। तो डार्क सिस्टम, या इसका मतलब क्या था डार्क सिस्टम का, ब्रांड्स ऑफ हॉर्स सिस्टम। इसको किसने लागू किया, तो ये ऑर्डिनेंस पास किया अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑर्डिनेंस नंबर 6, यानी पॉलिसी नंबर 6 क्या बनाई इसने, पॉलिसी नंबर 6 बनाई कि कमोडिटीज़ प्राइस को फिक्स कर दिया, यानी चीज़ों की कीमतों को तय कर दिया। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो लोगों की बहुत ही आवश्यकता है और यह आवश्यक चीज़ें हैं जिनकी लोगों को बहुत ज़रूरत होती है, उन्हें कोई औने पौने दामों पर अपनी मर्ज़ी से ना बेच सके, इसलिए इसने कमोडिटी प्राइस को फिक्स कर दिया। अब सोचिए कितना अक्लमंद था ये, कितना मजबूत था, कितना मतलब इतनी बड़ी हुकूमत का उसने साउथ तक फैला दिया, और इतने बड़े बड़े इतने अच्छे अच्छे ऑर्डिनेंस। और इससे काफ़ी हद तक पता है हर तरह का विद्रोह शांत हो गया, और इसके टाइम में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। 12 मंगोल आक्रमण हुए जिसमें इसने सबको सक्सेसफुली जो है हैंडल कर लिया। और ये समझ लें आप कि कितना बड़ा कि कमोडिटीज़ के रेट को फिक्स कर दिया है ना। और उससे क्या हुआ, कोई भी अपने मर्ज़ी के अनुसार चीज़ों को किसी भी दाम पर बेचे ऐसा नहीं होगा, प्राइस फिक्स होगा, कीमत तयशुदा कीमत होगी। और क्या बना दिया कि हॉर्स की ब्रांड्स कर दिया, यानी घोड़ों को ब्रांड्स में तकसीम कर दिया, इनका डिवाइडेशन कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया,
कि इस किस्म के, इस नस्ल के घोड़े इस कीमत पे बिकेंगे, इस किस्म इसके लिए यूज़ होंगे, इस नस्ल के घोड़े इस पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे, इस कीमत पे बिकेंगे। इस तरह से इसने ब्रांडिंग सिस्टम यानी डार्क सिस्टम ऑर्डिनेंस बना दिया, स्पाई सिस्टम बना दिया, सोशल पार्टीज़ को बैन कर दिया, इंटरकास्ट मैरिज को परमिशन पर कर दिया, अदरवाइज़ बैन है, शराब पर रोक लगा दी, धार्मिक अनुदान को मंजूरी दे दी, धार्मिक जो भी मजहबी जो अनुदान थे उनको मंजूरी दे दी, पैसे की, ज़मीन की सहायता। तो अब बताइए पूरा का पूरा तो इसका जो रूल है वो ऐसे ही अंडर में आ जाएगा। तो अब ये 6 बातें हो गई। 7वीं पॉलिसी नंबर 7 यानी ऑर्डिनेंस नंबर 7 इसने ये पास किया कि 3 तरह के मार्केट्स बनाए, 3 तरह के मार्केट्स बनाए। इसको कहते हैं बाज़ार नियंत्रण सिस्टम यानी व्यवस्था। तो क्या बोलेंगे इसको, मार्केट कंट्रोल मैनेजमेंट। इसी में इसने एक तो यानी कमोडिटी प्राइस को फिक्स कर दिया, और दूसरा जो इसने 3 तरह के मार्केट बनाए थे उसमें एक था फूड एंड ग्रेन मार्केट पहला, यानी कि खाने पीने और अनाजों के बाज़ार जिसमें सभी ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध होंगी। दूसरा बनाया कॉस्टली क्लोथ्स एंड कॉस्मेटिक्स, ग्रॉसरी यानी महंगे महंगे कपड़े और जो आभूषण और जो भी साज श्रृंगार की चीज़ें होंगी महंगी महंगी वो सब उपलब्ध होंगी, यानी जितनी भी कॉस्टली जो भी जीनत की चीज़ें थी यानी रौनक की शान शौकत की चीज़ें थी वो अवेलेबल होंगी। और तीसरा मार्केट बनाया इसने क्या, हॉर्स एंड स्लेव्स एंड कैटल्स मार्केट, यानी पशु मवेशी घोड़ों और गुलामों का बाज़ार। 3 तरह के डेली मार्केट्स बनाए। कौन कौन से बनाए इसने, 3 तरह के मार्केट लॉन्च किए। एक तो पहला था जिसमें फूड एंड ग्रेन, जिसमें खाने पीने की चीज़ें, अनाज और रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें, पहले इस तरह का बाज़ार था। दूसरा डेली बाज़ार था जिसमें कॉस्टली क्लोथ्स एंड कॉस्मेटिक्स और क्या कहेंगे ये ज्वेलरीज वगैरह जो भी, ये सब कॉस्मेटिक्स में ही आ जाता है। साज श्रृंगार की चीज़ें और ये शान शौकत की चीज़, जीनत की चीज़ें, है ना। तो ये सब चीज़ें। और तीसरा बनाया क्या, कैटल, स्लेव्स और हॉर्स मार्केट, यानी जो ब्रांडिंग हॉर्स सिस्टम था, जो डार्क सिस्टम था, उस तरह के घोड़े और पशु मवेशी अच्छी नस्लों के और गुलाम, ये तीसरे तरह का मार्केट होगा। तो 3 तरह का ये मार्केट सिस्टम बनाया है इसने। आपको बताया था कि 12 मंगोल आक्रमण हुए थे जिसको इसने सक्सेसफुली उनको विन किया था यानी हैंडल किया था। ये सारी बातें मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनाया था, क्या बताया था, पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स यानी हज़ार सुतून का किला कहते हैं उसको। दूसरा एक सीरी का किला बनाया था, सीरी के बारे में लास्ट क्लास में बताया मैंने। और एक तीसरा बनाया था इसने अलाई दरवाज़ा, यहाँ तक कि मैंने आपको 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में भी बताया है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है और पैलेस ऑफ 1000 सुतून क्या है, ये लास्ट क्लास में मैंने क्लियर करवा दिया है। कुतुब मीनार वैसे तो पूरा हो गया था इल्तुतमिश के काल में, लेकिन जो एक मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसके एक बाहर दरवाज़ा है उसको लगवाया था। तो कुतुब मीनार के बाहर का जो दरवाज़ा है वही लगवाया था इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने एक मॉस्क बनवाया था। वो मॉस्क है यानी मस्जिद है कहाँ, रामेश्वरम। आपको पता है यहाँ के कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये रामेश्वरम के थे और रामेश्वरम साउथ में है। और इसने एक रामेश्वरम में मस्जिद बनवाई थी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रामेश्वरम तक पहुँच गया था। और रामेश्वरम तक पहुँचने वाला सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद जो है
1316 में इसकी मृत्यु हुई। 4 साल और चली थी ये रूल जो चला था अलाउद्दीन खिलजी का। इसके बाद आया था एक मुबारक खां। क्या आया था? मुबारक खां। मुबारक खां को मुबारक शाह के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद आया था लास्ट खुसरो खां। और खुसरो खां ये कौन थे? देखिए, पहले जब इसकी मृत्यु हुई 1316 में, तो क्या हुआ कि इसके एक माइनर सन, यानी इसके सबसे छोटे बेटे, इतना छोटा बेटा था जो खुद डायरेक्ट हुकूमत नहीं कर सकता था, उसको मलिक काफूर ने राजा बना दिया था। इसका उद्देश्य ये था मलिक काफूर का कि इनडायरेक्टली ये खुद शासन करे, यानी इनडायरेक्ट रूल का टारगेट था। इसने सोचा कि ये सुल्तान का बेटा भी है और इसके बहाने में, क्योंकि वो तो इतना छोटा है कि डिसीजन नहीं ले सकता, माइनर सन है, तो सबसे छोटे बेटे को इसके जो है बना दिया सुल्तान इसकी मृत्यु के बाद। और पूरा का पूरा शासन करने लगा कौन? मलिक काफूर, क्योंकि वो तो खुद ही डिसीजन कोई नहीं ले सकता था। और बाकी जितने भी बेटे थे अलाउद्दीन खिलजी के, उन सबको क्या कर दिया था इसने हैंडीकैप करवा दिया, मरवा दिया और उनकी आंखें फुड़वा दी, उनको अंधा बना दिया, यानी उनकी आंखें फुड़वा दी। और यहाँ तक कि उनको दूसरे तरह से हैंडीकैप करवाया, आंखें सबकी फुड़वा दी, हैंडीकैप दूसरे तरह कैसे कर दिया, या फिर उनको मरवा दिया। तो ये सब करवाया ताकि और बेटे इसके हुकूमत ना कर सकें, क्योंकि जो काबिलियत अलाउद्दीन खिलजी में थी वो तो सब में होगी नहीं। अब उसकी मौत हो गई तो उसके सभी बेटों को मरवा दिया और एक माइनर सन को राजा बना दिया। इनडायरेक्ट शासन करने लगा मलिक काफूर। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन, कहते हैं ना, बुरा वक्त तो किसी का भी हो ज़्यादा नहीं चलता है, और अच्छा वक्त हो ज़्यादा भी, वो भी नहीं चलता है। अच्छे वक्त में अच्छे कर्म करो, जिससे कि बुरा वक्त आपके लिए क्या बन जाए? रहमत बन जाए, आपके लिए आपकी मदद हो जाए। बुरा वक्त भी आए आपके ऊपर तो आपके अच्छे कामों की वजह से वो अच्छा हो जाए। तो अच्छे वक्त, जब भी किसी का अच्छा समय आए उसको अच्छे काम करने चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि कोई भी वक्त आ सकता है। अब क्या हुआ कि मलिक काफूर का जब वक्त ज़्यादा नहीं चला, थोड़े ही दिन बाद उसको दूसरे लोगों ने, जो अलाउद्दीन खिलजी के जो मतलब जो किले के और हुकूमत के लोग थे, उन्होंने ही साजिश करके मार दिया मलिक काफूर को। और उसके बाद फिर मुबारक खां बना। मुबारक खां जो था थोड़े दिन रहा, थोड़े दिन के बाद उसने फिर खुसरो खां क्या था कि जब मालवा पर हमला किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, मालवा पर जब हमला किया तो वहाँ पर एक हिंदू आर्मी में, यानी पूरी आर्मी थी, वही जाहिर सी बात है उधर तब हिंदूज़ का बहुत अच्छा खासा रूल था। अब क्या है, अब तो पूरा सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी है ना। लेकिन तब क्या था कि पूरी जो मालवा आर्मी थी वो हिंदू थी, और उसी में एक बंदा था, उसका नाम था खुसरो खां, यानी या तो वो कन्वर्ट हुआ इस्लाम में या उसको किया गया, जो भी है, जैसा भी है, वो इतना डीपली हमें नहीं जाना। तो वो खुसरो खां के नाम से, और उसको एक ओहदा दे दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के काल में। इसको फ़ौज में अच्छा खासा, मतलब इसकी अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौज में एक ओहदा मिल गया। और फिर खुसरो खां ने मुबारक खां के बाद रूल किया। रूल करने के बाद इसने 2 महीने ही रूल किया खुसरो खां ने। उसके बाद एक गयासुद्दीन गाज़ी नाम का, गाज़ी खां नाम था, गाज़ी खां नाम का एक शख्स आया, उठा इनकी हुकूमत में से, और उसका नाम पड़ा गयासुद्दीन तुगलक। और वहीं से ये चालू होती है, शुरू होती है 1320 से ही तुगलक डायनेस्टी। यानी गयासुद्दीन तुगलक जो था उसका असली नाम गाज़ी खां था। और कैसे शुरू हुई तुगलक डायनेस्टी, इसके बारे में विस्तार में बात करेंगे। खुसरो खां को उसने उसका अंत कर दिया खुसरो खां का, और खुसरो खां ने थोड़े ही दिन शासन किया। उसके बाद वो बन गया गयासुद्दीन तुगलक, यानी गाज़ी खां उर्फ गयासुद्दीन तुगलक। वहीं से 1320 से तुगलक डायनेस्टी शुरू होती है। उम्मीद करती हूँ खिलजी डायनेस्टी से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि मुबारक खां और खुसरो खां ज़्यादा काबिल लोग नहीं थे, ये काबिल रूलर नहीं थे खिलजी डायनेस्टी के। और शायद खुसरो खां कुछ करता भी, लेकिन इसका शासन का जो काल था वो बहुत कम रहा। और मुबारक खां तो किसी तरह का, उसके अंदर तो किसी तरह की काबिलियत थी ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन खुसरो खां को गाज़ी खां ने बहुत जल्दी ख़त्म करके अपनी
हुकूमत यानी अपनी डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत कर दी 1320 में। इस तरह उसका अंत हो गया और इस तरह हो जाता है आखिर तुगलक डायनेस्टी का, यानी एंड ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, तुगलक नहीं, एंड ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। तो इस तरह अंत हो गया खिलजी डायनेस्टी का। और अलाउद्दीन खिलजी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने कवर किए हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ खिलजी डायनेस्टी के क्वेश्चन लेने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर करवाऊँगी। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी। वीडियो को रोज़ाना ध्यान से हर वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखें। बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑडियो लैब।